हेलो दोस्तों, सर्कल का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको बताया भी था कि पिछले लेक्चर में कि ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सुनिएगा ध्यान से, नोट में क्या लिखा गया है। दो नोट अभी देखेंगे। पहला वाला यहाँ पर नोट जो लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए ये है क्या। तो ये आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में। क्या जनरल फॉर्म आपको बताया गया था किसका, सर्कल का जनरल फॉर्म। दुनिया के किसी भी सर्कल को उठाकर लाइए, है ना, पूरे दुनिया के किसी भी सर्कल को उठाकर लाइए, उसका इक्वेशन इसी रूप में आएगा। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे एक में क्या लिखा गया है, अगर आप देखेंगे तो आपको जो बताया गया था ना कि रेडियस कैसे निकाला जाता है, तो अंडर रूट हम बताते हैं। रुकिए, अब आपको पिछले लेक्चर में ऊपर ही आपको बताया गया था कि रेडियस कैसे निकाला जाता है, रूट और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये बताया गया था कि ये कैसे आया। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि रेडियस ऐसा हो सकता है कि वो नेगेटिव में आए, ऐसा हो सकता है कि वो पॉजिटिव में आए, या फिर हो सकता है कि वो जीरो आए। समझ रहे हैं? या तो हो सकता है, सुनिए ध्यान से, या तो हो सकता है जीरो से बड़ा आ जाए, या तो हो सकता है जीरो आ जाए, या फिर हो सकता है जीरो से छोटा आ जाए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक सर्कल है। इस सर्कल का अगर इस सर्कल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना सेंटर है। अगर आपका रेडियस जो है ना, जो रेडियस है, जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या का वैल्यू अगर आपको जीरो से बड़ा आया है, जीरो से बड़ा आया है मतलब आप आगे में बढ़ेंगे, है ना, सेंटर से आगे में बढ़ेंगे ना। जैसे आपका त्रिज्या का वैल्यू 1 आया है ना, तो सेंटर से आगे बढ़ेंगे, उसी के अनुसार आपका ब्रीथ भी होगा। सुनिए, अभी सुनिए, यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपका सेंटर जो है ना पॉजिटिव में, अगर आपका त्रिज्या का वैल्यू जो है ना, जो रेडियस है ना, अगर आपका पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव का मतलब है कि जीरो से बड़ा होगा। तो आप हमें ये बताइए ना कि सेंटर से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सेंटर है ना, सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। किसी भी डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, या फिर यहाँ से इधर खींच लीजिए, या फिर यहाँ से इधर ड्रॉ कर लीजिए, या फिर यहाँ से इधर ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए त्रिज्या। केवल अब अभी इससे हम बता रहे हैं कि ये जो आपको त्रिज्या दिख रहा है ना, ये जो आपको त्रिज्या दिख रहा है ना, ये वाला, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये सेंटर है, सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं, सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, त्रिज्या पॉजिटिव में है। सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब त्रिज्या पॉजिटिव में है। अगर त्रिज्या पॉजिटिव में नहीं रहता, मतलब अगर जीरो रहता, तो इस टाइप से आपका ब्रीथ नहीं होता। फिर से बता रहे हैं, अभी सुनिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो। जब इस टाइप से आएगा, इस टाइप से मतलब सुनिए, ये देखिए त्रिज्या, रेडियस कैसे निकालते हैं, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो इसी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, रूट नहीं लिखे हैं, पर रूट को आपको समझना पड़ेगा, रूट को जरूरी है। मतलब जो वैल्यू आएगा ना, सुनिए, जो वैल्यू आएगा, जैसे कि जीरो से बड़ा आया, अगर ये वाला वैल्यू जो है ना यहाँ पर देख रहा है ना, जीरो से बड़ा, ये क्या बता रहा है कि इसका वैल्यू जो है ना जीरो से बड़ा आया। जैसे सपोज करो जीरो से बड़ा जो है ना 4 आया, अगर 4 आया तो इस 4 को अगर इसके अंदर आप रखेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना, 2 मिलेगा ना, तो पॉजिटिव में ही ना होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं, आप 3 भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये जो है ना जीरो से बड़ा है, ये वाला, इसका वैल्यू हो सकता है कि इसमें वैल्यू पुट किए तो हमारा 3 आया, रेडियस कितना आ गया, सॉरी रेडियस नहीं, इसका 3 आया, इसका 3 आया, मतलब जब रेडियस आपको निकालना होगा तो रूट के अंदर रखेंगे, तब ना आपको, तो रूट में आपको 3 मिलेगा, है ना। इसका वैल्यू अगर आपको 3 मिला तो इसको रूट में रखेंगे तो रूट 3 मिल जाएगा ना, इसको उसमें रखेंगे तो रूट 3 आपको मिलेगा। तो रूट 3 का वैल्यू आप देखेंगे तो उस टाइप से जो है ना, मतलब ये भी पॉजिटिव में ही आया, नेगेटिव में तो नहीं ना आया। नेगेटिव में कब आएगा, जब ये वाला जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा। अब आप खुद बताइए, अगर ये जीरो से छोटा है, सपोज करिए जीरो से छोटा हम -1 ले लिए, -1 मतलब ये है कि इसका वैल्यू जो है ना, अगर -1 आया, इसका वैल्यू अगर -1 आया, -1, तो -1 आया तो रेडियस क्या हो जाएगा, रूट -1 हो जाएगा। रेडियस रूट -1 नहीं होगा क्या? अरे बोल रहे हैं कि रूट यहाँ पर लगा हुआ है, रेडियस के लिए यहाँ पर रूट नहीं लगा रहता है। और यहाँ पर देख भी रहे हैं कि त्रिज्या जो है ना, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो हम केवल इसको लेकर यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा इसी पर ना डिपेंड करता है, इस रूट का। अगर पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तब तो चाहे वो रूट 3 हो, चाहे वो 4 हो, सब बाहर निकलेगा, सब मतलब पॉजिटिव ही बोलेंगे। पर अगर नेगेटिव में आ गया, जैसे नेगेटिव में आप देखेंगे तो रूट -1 लिखे हैं, नेगेटिव में अगर रूट -1 आ गया तो इस चीज़ को आप क्या जब नहीं जानते हैं क्या, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया गया था ना कि अगर इस टाइप से है, ये क्या हो जाएगा, तो इमेजिनरी नंबर हो गया। तो वही बात है। आइए एक में देखते हैं, एक में क्या लिखा गया है कि अगर ये वाला
अगर पॉजिटिव है मतलब अगर जीरो से बड़ा है तो जो ब्रीथ होगा ना, जो सर्कल होगा वो रियल होगा। रियल होगा मतलब क्या है कि आप सर्कल को देख पाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप सर्कल को नहीं देख पाएंगे, सर्कल को देख पाएंगे। जब जब आपका रेडियस जो है ना सर्कल सॉरी रेडियस रेडियस समझ रहे हैं, रेडियस रेडियस जो है ना पॉजिटिव में आएगा, रेडियस का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो आपका सर्कल जो होगा उसको आप देख पाएंगे। जो सर्कल है ना, जैसे यहाँ पर जीरो से बड़ा है, ये वाला जीरो से बड़ा है और रेडियस यही ना काम कर रहा है रेडियस का, इसी टाइप से रेडियस निकाला जाता है, इसके पास रूट लगा दिया जाता है, ठीक है। तो जीरो से अगर बड़ा है इसका मतलब है कि आप ब्रीथ को देख पाएंगे, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। और आपको बता दिए हैं, शायद अभी उतना वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे पर हम देखते हैं, ठीक है। पर आप समझ गए हैं ना। और दूसरा में देखिए, दूसरा में देखेंगे तो ये वाला है ना g² + f² - c = 0। अगर इसका वैल्यू जीरो आया, अगर इसका वैल्यू जीरो आया इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ब्रीथ होगा ना वो एक बिंदु ब्रीथ हो जाएगा, पॉइंट सर्कल हो जाएगा। अब खुद सोचिए ना कि रेडियस जब जीरो आ गया तो रेडियस जीरो आ गया तो हम आप आगे कैसे बढ़ेंगे। सुनिए यहाँ पर सेंटर है ना, सेंटर से आगे आप कैसे बढ़ेंगे। रेडियस आपका जीरो है तो जीरो है तो सेंटर पर ही ना रुक जाएंगे या फिर सेंटर से आगे बढ़ेंगे। सेंटर से आगे तब ना बढ़ेंगे जब आपका रेडियस जो है ना पॉजिटिव में आया होगा, रेडियस जो है ना 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, तब ना रेडियस इस सेंटर से आप आगे बढ़ेंगे। पर सेंटर से आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे जब आपका रेडियस जीरो है। रेडियस जीरो है मतलब सेंटर यहाँ पर रेडियस है ही नहीं, यहाँ पर रेडियस कहाँ से होगा। इसीलिए यहाँ पर ओनली यहाँ पर एक पॉइंट दिए हैं कि ब्रीथ इस टाइप से होगा, सेंटर यहाँ पर त्रिज्या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इस ब्रीथ में कोई त्रिज्या नहीं होगा, ठीक है। ब्रीथ एक बिंदु पथ होगा, बिंदु ब्रीथ होगा, पॉइंट सर्कल। फिर से बता रहे हैं, सुनिए। बस हम ये कर रहे हैं कि अगर आपका रेडियस जो है ना, ये जो रेडियस यही ना दूरी रेडियस है, तो ये दूरी जो है ना जीरो से बड़ा होगा ना, हाँ ये दूरी जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि जीरो रहता तब तो यहीं पर आ जाता ना। सेंटर से आप आगे बढ़ेंगे, सेंटर से आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि वो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या आपको दिख रहा है, इसमें रेडियस का वैल्यू जो है ना r से बड़ा है, सही है r, जो रेडियस होगा ना वो जीरो से बड़ा है, रेडियस का वैल्यू जो है ना पॉजिटिव में है, जीरो से बड़ा है। और जीरो से बड़ा है इसका मतलब इसका सेंटर है ना, मतलब सेंटर से जो है ना आगे बढ़ेंगे। पर जब रेडियस ही जीरो है, यहीं पर देखिए ना, जब रेडियस ही जीरो है तो सेंटर से आप आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए। जब रेडियस जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या का वैल्यू ही जीरो है तो इससे आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे तो तब बढ़ेंगे ना जब जो त्रिज्या है उसका वैल्यू जीरो से बड़ा होगा। जीरो है मतलब यही हो जाएगा, यही पॉइंट, जीरो है मतलब यही पॉइंट हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कि जो त्रिज्या है ना वो जीरो है, तो त्रिज्या जीरो है इसका मतलब यहाँ पर ब्रीथ एक इस टाइप से होगा, ब्रीथ जो है ना इस टाइप से होगा। त्रिज्या रहेगा तब ना ब्रीथ कितना बड़ा होगा, त्रिज्या पर ना डिपेंड करता है कि ब्रीथ कितना बड़ा होगा। इस त्रिज्या का अगर वैल्यू अगर 4 है ना, तो 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर दूरी अगर 4 है तो उस मतलब त्रिज्या पर ही ना डिपेंड किया कि ब्रीथ कितना बड़ा होगा। समझ रहे हैं इस बात को, आप समझे ना कि त्रिज्या के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ब्रीथ कितना बड़ा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये दूरी अगर 4 है तो ब्रीथ इतना बड़ा दिख रहा है, हम 6 कर देंगे तो ब्रीथ इतना बड़ा दिखेगा। समझ रहे हैं। उसी टाइप से अगर हम कह रहे हैं कि त्रिज्या जीरो है तो मतलब है कि ब्रीथ बनेगा ही नहीं। जीरो है मतलब यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं तो ब्रीथ बनेगा कैसे, वही तो बोल रहे हैं कि यहाँ से आगे तो बनेगा ही नहीं। त्रिज्या अगर रहेगा ही नहीं, त्रिज्या रहता है तब ना इससे आगे बढ़ेंगे, तो इस टाइप से एक बन जाएगा ब्रीथ, है ना। त्रिज्या अगर 2 है तो हम आगे बढ़ाएं, हो गया ब्रीथ बन गया, ठीक है। तो आई होप आप बात को समझे होंगे कि जब रेडियस का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो जीरो से बड़ा होगा रेडियस का वैल्यू, तो क्या होगा, जो ब्रीथ होगा वो रियल होगा। रियल मतलब है कि सीधी बात कि आप उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वही अगर जीरो हो जाएगा, जो त्रिज्या होगा ना, अगर उसका वैल्यू जीरो हो गया मतलब ये ब्रीथ नहीं बन पाएगा। ब्रीथ तभी बनेगा जब त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो नहीं बनेगा ना। त्रिज्या पर डिपेंड करता है कि ब्रीथ कैसा बनेगा, है ना। त्रिज्या जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ब्रीथ बनेगा, त्रिज्या जितना छोटा होगा उतना छोटा ब्रीथ बनेगा, ठीक है। और उसी टाइप से यहाँ पर है कि त्रिज्या जैसे जीरो है तो जीरो है तब तो वो बढ़े, आगे कैसे बढ़ेगा, जीरो है तो क्या, ये तो इस टाइप से हो गया ना,
जीरो होगा तो बस एक पॉइंट की तरह हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बात को समझ पा रहे होंगे कि वो जो है ना एक पॉइंट सर्कल हो जाएगा। नेम याद रखिएगा कि जब रेडियस का जो वैल्यू होगा जीरो से बड़ा होगा तो जो सर्कल होगा वो रियल होगा, उसे आप देख पाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जब जीरो हो जाएगा रेडियस का वैल्यू तो जो सर्कल होगा वो सर्कल क्या होगा, इसका क्या नेम है, सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल बोलेंगे, ठीक है। थर्ड में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा गया, अगर इसका वैल्यू जीरो से छोटा आ गया, हो सकता है ना जीरो से छोटा। जीरो से छोटा कब होगा, कब होगा मतलब नहीं है, जब वैल्यू पर डिपेंड करता है। जीरो से छोटा आ गया, जैसा कि आपको यहाँ पर बताएं कि अगर -1 आ गया इसका वैल्यू, अगर -1 आ गया इसका मतलब है कि रेडियस कितना हो जाएगा, √-1 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस में रूट लगा रहता है। बस केवल इसको उठाए हैं, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, बस इसको केवल उठाए हैं, इसी पर डिपेंड करेगा। ये जीरो से बड़ा रहेगा तो रूट के अंदर जाएगा तो जैसा होगा वैसा निकालेगा। अगर ये जीरो रहेगा तो रूट के अंदर से क्या निकलेगा। अगर ये जीरो से छोटा रहेगा, ये जो नंबर है ना, ये g² + f² - c लिखा गया है, इसी पर ना डिपेंड कर रहेगा सब, इसीलिए केवल इसको उठाए हैं। हाँ, तो अगर -1 आया, जैसे इसका वैल्यू अगर -1 आया यानी कि √-1 हो जाएगा, इसमें रूट और इसका वैल्यू -1 आया तो -1, तो यहाँ पर लिखे है ना √-1, तो √-1 क्या हो जाएगा, तो इमेजनरी हो जाएगा, यानी कि जो सर्कल होगा ना वो इमेजनरी हो जाएगा, आप नहीं देख पाएंगे उसे। क्या लिखा गया है, ये वाला अगर जीरो से छोटा आ गया, <0 तो जो ब्रीथ होगा ना वो काल्पनिक ब्रीथ होगा, ठीक है, इमेजनरी सर्कल होगा। एंड आगे लिखा गया है जिसका सेंटर -g, -f होगा। ये वही बात है ऊपर वाला, आपको -g, -f, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स बताया गया था ना, होगा। और त्रिज्या जो है ना वो काल्पनिक होगा। सेंटर पर क्या, सेंटर पर क्या होगा, सेंटर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, हमें दिखेगा नहीं, पर सेंटर पर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे इसके सेंटर पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसका सेंटर क्या -g, -f नहीं होगा, इसका भी होगा -g, -f। सेंटर पर क्या फ़र्क पड़ता है, सेंटर क्या होता है, सर्कल के अंदर होता है। और सेंटर में ऐसा थोड़ी ना चाहिए कि सेंटर में दूरी चाहिए, नहीं, सेंटर में दूरी थोड़ी ना चाहिए। मतलब रेडियस के लिए ज़रूरी है कि रेडियस कितना, मतलब 2 है या 3 है या 4 है, ये ज़रूरी है, उस पर डिपेंड करता है सर्कल का आकार। पर इस पर क्या है, सेंटर, सेंटर समझ रहे हैं, सेंटर का बात कर रहे हैं, वही केंद्र। तो त्रिज्या के अंदर केंद्र होता है, तो त्रिज्या सॉरी ब्रीथ के अंदर केंद्र होता है, ब्रीथ के अंदर केंद्र होता है। तो ब्रीथ अगर बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम देख भी नहीं सकते, फिर भी उसके अंदर भी तो होगा ना, ठीक है, भले ही इतना छोटा ब्रीथ है पर इसके अंदर भी सेंटर होगा, ठीक है। तो इसलिए -g, -f, तो -g, -f होगा। एंड त्रिज्या काल्पनिक होगा। ये बातें यहाँ पर मेन है कि त्रिज्या जो है ना वो काल्पनिक होगा, क्योंकि त्रिज्या का वैल्यू नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आ गया इसका मतलब है इमेजनरी चला जाएगा, सॉरी इमेजनरी में चला गया। और अगर त्रिज्या काल्पनिक हो गया इसका मतलब है ब्रीथ को हम देख नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना। ब्रीथ पर कितना, त्रिज्या पर कितना डिपेंड कर रहा है, ब्रीथ जो सर्कल है वो रेडियस पर कितना डिपेंड कर रहा है। अगर रेडियस खत्म, रेडियस नेगेटिव में गया तो ब्रीथ को हम नहीं देख पाएंगे। रेडियस पॉजिटिव में आया, ब्रीथ को अपनी आंखों से देख रहे हैं। रेडियस 0 हुआ, ब्रीथ जो है ना एक पॉइंट बन गया। और रेडियस अगर नेगेटिव में गया, हो गया खत्म। देख रहे हैं ना, जैसे जैसे कम होते जा रहा है वैसे वैसे खत्म। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, बस केवल रेडियस कम जैसे जैसे हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव में है तो दिख रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव से भी कम आया, 0 में हुआ, हो गया, एक पॉइंट बन गया, ब्रीथ जो है ना एक पॉइंट बन गया, यहाँ पर देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली बातें हैं वो याद रखिएगा, ठीक है, इसका नेम, ठीक है, बात को समझे है ना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन था जिसको आप बता दिए थे, तो हम अभी बना दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। अब तो बता ही दिए थे कि हाँ ये वाला जो है ना रियल सर्कल होगा, और जो सेकंड वाला था ये वाला जो है ना इमेजनरी सर्कल होगा। और इसी टाइप से जिसका 0 आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आप नोट 2 को। ये है नोट 2, इसमें लिखा गया है व्यापक द्विघात समीकरण, है ना, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2hxy + by² लिखा गया है। एंड आगे देखिए प्लस, यहाँ देखिए 2gx, इसके आगे देखेंगे तो +2fy, इधर देखिए प्लस में c = 0। एक सर्कल को अगर इसे रिप्रेजेंट करवाना है, प्रदर्शित करवाना है, तो इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा। सुनिए, पहली बात कि ये टॉपिक आप नहीं, है ना, अभी समझे हैं, बताए ही नहीं हैं, ठीक है। तो जैसा बोल रहे हैं पहले वैसा देख लीजिए प्लीज़, हुआ ही नहीं है टॉपिक तो क्या करें हम। आपसे बस इतना कर रहे हैं कि
हम यहाँ पर पहले सुनिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ना ब्रीथ के इक्वेशन को लिखते हैं जनरल फॉर्म में। जो आपको जनरल फॉर्म बताया गया था ना पिछले लेक्चर में, उस ब्रीथ की इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखिए अब देखिए, ये आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था सर्कल के जनरल फॉर्म इक्वेशन। कोई भी वर्ल्ड का कोई भी सर्कल हो, उसको अगर सॉल्व करेंगे है ना, अगर उसके प्रसार सॉल्व करेंगे ना, तो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है, उसका इक्वेशन, ठीक है। अब आपको बस ये करें कि ये जो लिखा गया है ना, ये क्या है, ये पहली बात ये क्या है, तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला है, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है ना, इसको बस सीधी बात समझिएगा, ये जो लिखा गया है इसको जो है ना इसके जैसा बनाना है। तो क्या करें, ऐसा क्या क्या है जो इसमें एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है। सीधी बात हम करें कि इसको जो है ना इस ब्रीथ के इक्वेशन के जैसा बनाना है, समझ रहे हैं। इस ब्रीथ के जो ये इक्वेशन है ना, ये जनरल फॉर्म है, इसी के जैसा हमें इसको भी बनाना है। तो आप क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे बताइए। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या हटाना है। जैसे यहाँ पर ax स्क्वायर है, यहाँ पर देखेंगे तो x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 2hxy है। क्या आपको यहाँ पर कहीं भी 2hxy दिख रहा है? देखिए तो कहीं भी आपको xy साथ में नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर xy क्या साथ में नहीं, यहाँ पर देखिए xy है नहीं, एक साथ नहीं है। पर इसमें जो है ना आपको xy साथ में h और 2 ये चारों साथ में है, मतलब इसको हटाना पड़ेगा। अभी और सुनिए, यहाँ पर देखिए by स्क्वायर है, इसमें देखिए तो by स्क्वायर कहीं दिख रहा है? हाँ ये वाला है। अरे वो b है तो b का वैल्यू होगा ना। जैसे इसमें देख रहे हैं ना ओनली y स्क्वायर ओनली x स्क्वायर है, इसमें देखेंगे तो x स्क्वायर के साथ a है तो उसका कोफिशिएंट होगा, सीधी बात है। और यहाँ पर देखेंगे y स्क्वायर के साथ b है, इसका भी कोफिशिएंट होगा। इसका मतलब है इसमें कुछ हमें इधर उधर नहीं करना है, बस ये जैसा है y स्क्वायर का एक कोफिशिएंट है, ये जो है ना x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे मतलब अभी तक ये वाला मिला है, इसको हटाना है, अभी तक यही ना मिला है, इसको हटाना है। अब इन दोनों को देख लेते हैं, 2gx + 2fy, इसमें देखिए तो क्या आपको मिल रहा है? हाँ 2gx 2fy, इसको हटाना है, सॉरी ये दोनों मिल गया। और बाकी इसमें प्लस में c है, इसमें भी प्लस में c है, सब कुछ मैच हो गया, बस इसको छोड़कर। बस इसको अगर आप हटा देंगे, अगर आप इसको हटा देंगे ना, तो ये जो लिखा गया है ना, ये जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है, ये बिल्कुल ब्रीथ के इक्वेशन के जैसा हो जाएगा। तो वही आपको कंडीशन लगाना है, इसी को बोलना है कंडीशन लगाना है। इस पर आप क्या कंडीशन लगाएंगे, क्या प्रतिबंध लगाएंगे कि ये जो लिखा गया है ना वो इसके जैसा बन जाए? क्या लगाएंगे प्रतिबंध? तो पहली बात आपको क्या मिला कि इसको हटाएंगे तभी जो है ना ये जो लिखा गया ना 2hxy, इसको हटाएंगे तो ये जो इक्वेशन लिखा गया है, ये जो इक्वेशन लिखा गया ना, ये इस ब्रीथ के इक्वेशन के जैसा बन जाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करें? तो जैसा कि आप बोले थे कि माइनस में लेकर भी हटा सकते हैं, तो माइनस में केवल लेफ्ट साइड कैसे लेंगे? राइट साइड भी और लेफ्ट साइड दोनों साइड लेना पड़ेगा, तो वैसा तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करें इसको हटाने के लिए? पहली बात ये मल्टीप्लाई में है, चारों को हटाना है, किसी को भी यहाँ पर रखना नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम इसमें h = 0, पहली बात ये 2 है, 2 = मतलब इसके इक्वल में कुछ नहीं ले सकते हैं, मतलब 2 का वैल्यू थोड़ी नहीं ले सकते हैं, 2 एक डिजिट है, h का वैल्यू ले सकते हैं, जैसे h का वैल्यू 0 या फिर x का वैल्यू 0 या फिर y का वैल्यू 0। ये ऊपर वाला नहीं लिखिएगा, ठीक है, जिसमें लिखना रहता है उसमें हम खुद ही बता देते हैं कि ऊपर वाला लिखना है। h = 0, x = 0 या y = 0। अगर किसी के इक्वल में अगर किसी का भी वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये जो है ना ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म करना है, इसको रखना नहीं। एक भी अगर आया, अगर ओनली h बचा, ओनली 2 बचा, तो नहीं हो पाएगा ना, इसमें है ही नहीं, किसी को रखने का इसमें जगह ही नहीं है। बोल रहा है ब्रीथ की इसको हटा दो, तभी बन पाएगा ये वाला इसके जैसा, मतलब हमारे जैसा, ये ब्रीथ बोल रहा है। तो किसके इक्वल में आप करेंगे? अगर आप x के इक्वल में अगर 0 लेते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जितने x है ना उन सबके x के प्लेस पर आपको 0, यहाँ पर भी आपको 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पर तो लेंगे ही, एंड यहाँ पर फिर लेना पड़ेगा। तो इससे तो खत्म हो जाएगा, सॉरी इससे तो ये भी खत्म हो जाएगा। अगर आप 0 लेते हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, और ये वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा। तब तो ये तो ब्रीथ से और ख़राब हो गया, सॉरी मतलब ब्रीथ के जैसा नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये ब्रीथ के जैसा नहीं बन पाएगा। अगर आप y = 0 लेते हैं तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर आपको 0 लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है तो ये तो ख़त्म ही कर देगा, ठीक है, इसको तो वैसे भी ख़त्म होना है। यहाँ पर अगर आप लेंगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, पर ये वाला टर्म ब्रीथ के लिए ज़रूरी है, by²। यहाँ पर आप देखिए y² है, ज़रूरी है, इसको हटाना नहीं है।
हट जाएगा तो फिर कहाँ से लाएंगे फिर, इसलिए सोच समझ कर, है ना, जो लेना है उसको, है ना, सोच समझ कर जो डिसीजन लेना है उसको लेंगे। प्लस में 2gx, है ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर y है, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये ख़त्म, जबकि 2fy इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर है, ठीक है। तो इन सब बातों को देखते हुए एक ही चीज़ दिख रहा है कि आप h = 0 ले लीजिए। अगर आप h = 0 लेते हैं तो h कहीं नहीं है इस इक्वेशन में, इस टर्म के अलावा दूसरे में आप देख लीजिए कहीं नहीं है। क्या इसमें इस टर्म में x है? नहीं, सॉरी h है, नहीं, इसमें है, नहीं, इसमें भी h नहीं है, इसमें है, नहीं, इसमें भी h नहीं है, इसके अलावा जो भी है उसमें h नहीं है। और हमें जिसको हटाना है केवल उसी में h है, यानी कि h = अगर 0 ले लेते हैं, सब मल्टीप्लाई में ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। अगर इस इक्वेशन को, सीधी बात करें, अगर इस इक्वेशन को इस ब्रीथ के जैसा, है ना, ब्रीथ के जनरल फॉर्म के जैसा बनाना है, इसके जैसा बनाना है, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए h = हमें 0 लेना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए एक्स वाई के कोफिशिएंट, वैसे भी अगर इसको देखें तो एक्स वाई का ये कोफिशिएंट है 2h, एक्स वाई का ये कोफिशिएंट ना है, हाँ, तो एक्स वाई का गुणांक कोफिशिएंट एज इक्वल टू में 0, है ना। एक्स वाई का जो गुणांक है ना उसको 0 ले लीजिए, है ना, एक्स वाई के गुणांक को 0 ले लीजिए। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे बोले हैं ना वैसा ही समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि h = 0, ठीक है। ये पीछे वाला भूल जाइए, नहीं तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। h = सीधी बात है कि h = आपको 0 ले लेना है, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। x = क्यों नहीं लेंगे, y = क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो अगर x = लेंगे तो इस टर्म पर भी फर्क पड़ेगा, इस पर भी, सॉरी, इस पर अफेक्ट पड़ेगा, है ना, और टर्म को खत्म कर देगा, जिसके रीजन वो ब्रीथ नहीं बन पाएगा, ब्रीथ से मतलब नहीं बन पाएगा, सीधी बात। ब्रीथ अगर बनाना है तो केवल इस टर्म को खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि h = आप 0 ले। दूसरा में अगर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर नहीं, आपको कुछ पहले बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। जैसे कि इसी लेक्चर में ये वाला एग्जाम्पल आपको बताया गया था, ऐसे हम बताए नहीं हैं, हम तो केवल सॉल्व कर दिए हैं। ऐसे आप बोले भी थे 2x² + 2y² + 4x + 4y + 2 = 0, ये था, आप ये वाला बताए थे। अब आपको पता है होगा कि, सॉरी, जनरल फॉर्म में आपको ये बताया गया था, मतलब उस पिछले लेक्चर में आपको जनरल फॉर्म बताए थे, यहाँ पर दिख भी रहा होगा। जनरल फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो x के साथ 1, y के साथ 1, मतलब दोनों का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो एक यूनिट होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, एक के अलावा कोई और नहीं, ठीक है। ये जनरल फॉर्म बोलता है, और जनरल फॉर्म के जैसा इसे बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए आपको पता है कि हाँ, यहाँ पर दिख रहा है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो डिवाइड कर दिए, ठीक है। इसी टाइप से इस एग्जाम्पल में भी अगर देखेंगे तो इसमें भी पहले डिवाइड किया गया है। जब डिवाइड करने के बाद इसमें देख रहे हैं तो इसमें x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, यानी कि ये वाला अब किसके जैसा बन गया, जनरल फॉर्म के जैसा बन गया। तो अब जो जनरल फॉर्म का जो होता है उस टाइप से लगा देंगे, पहले हमें इसके जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन में यहाँ पर पहले से ही 1 रहेगा और यहाँ पर भी 1 रहेगा, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब सीधी बात करेंगे, यहाँ पर जिस क्वेश्चन में यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर भी 1 रहेगा, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए डायरेक्ट आप इससे जो है ना कंपेयर कर देंगे, है ना, इसमें जो होता है उसके लिए डायरेक्ट आप कर देंगे, त्रिज्या निकाल देंगे, रेडियस निकाल देंगे। पर अगर इसके जैसा नहीं रहेगा, जैसे ये वाला एग्जाम्पल जो है ना, इसके जैसा, ये ब्रीथ का जो जनरल फॉर्म है ना, इसके जैसा नहीं है, तो आपको पहले इसके जैसा ब्रीथ के इक्वेशन, सर्कल का जो इक्वेशन है ना, इसके जैसा पहले आपको इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाए हैं, तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि क्या ये जरूरी है कि हमेशा, क्या ये सुनिए, क्या ये जरूरी है कि हमेशा जो है ना x का जो कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है, जो आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन में, सुनिएगा, क्वेश्चन में जो आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, क्या ये जरूरी है कि हमेशा जो है ना जो x का कोफिशिएंट जो है ना और y का कोफिशिएंट जरूरी है कि 1 ही होगा हमेशा, क्या जरूरी है? नहीं। जैसे इसी एग्जाम्पल में देखिए ना कि इस एग्जाम्पल में कहाँ 1 है, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में क्या हो, 1 ही हो। कुछ एग्जाम्पल कराए थे, जैसे कि उसमें का ये वाला x² + y² + x + 5y - 1 = 0। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसमें तो डायरेक्ट अब उससे क्या करेगा, क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म से, मतलब ये डायरेक्ट रिलेट कर लिया, उसी के जैसा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, कोई बात नहीं, ये भी हो गया। पर हम बोल रहे हैं ना कि आपको एग्जाम्पल में ऐसा हो सकता है, क्या जरूरी नहीं ना है कि हमेशा जो है ना x और y का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 ही होगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको कुछ एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं। जैसे इसमें 1 आपको दिख रहा है ना, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1,
पर इस एग्जाम्पल में क्यों नहीं है? इस एग्जाम्पल में तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, वाई का कोफिशिएंट 2 है, तब तो ये जो है ये तो इसके जैसा नहीं है। जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म ब्रीथ का जो जनरल इक्वेशन है ना, वो तो इसके जैसा नहीं है। क्या ये जो लिखा गया क्या इसके जैसा है? नहीं। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि 1 ही रहेगा, कुछ और भी हो सकता है। पर कुछ भी हो, हमें जो है ना बनाना पड़ेगा इसके जैसा। और बनाने के लिए क्या जरूरी है? सोचिए, बनाने के लिए क्या जरूरी है? ये दोनों जो है ना सेम होना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट जैसे यहाँ पर 2 है, वाई का कोफिशिएंट 2 है, तो इन दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दिए हैं, जिसके रीजन यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। मतलब एक्स का कोफिशिएंट 1, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, आप ये बनाने में सक्षम कैसे हैं, कैपेबल कैसे हैं, कैसे आप बनाए हैं? आपको क्या मदद किया है? आपको जो हेल्प किया है ना वो ये वाला किया है कि दोनों का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट जो है ना वो सेम है, यही आपको हेल्प किया है। अगर ये सेम नहीं रहता तो आप नहीं बना पाते, यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट 1 और वाई के कोफिशिएंट 1 नहीं बना पाते। तो आपको जो बनाने में जो हेल्प किया है वो ये वाला किया है कि दोनों का जो कोफिशिएंट है ना वो सेम है। तो यही बोल रहे हैं कि वहाँ पर वही लिखा गया है कि पहली बात कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट हो 1, वो एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 ही हो, ये जरूरी नहीं है। और दूसरी बात कि कुछ भी हो, जैसे 1 नहीं है, जैसे इस एग्जांपल में 1 नहीं ना है ना, सॉरी इसमें 1 नहीं है तो नहीं है, पर फिर भी हमें बनाना पड़ेगा इसके जैसा। तो इसके जैसा बनाने के लिए क्या जरूरी है? इसके जैसा मतलब कोफिशिएंट 1 लाने के लिए, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लाने के लिए क्या जरूरी है? क्या हमें हेल्प कर सकता है? जरूरी ये है कि एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो 1 नहीं आएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 3 रहता और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो अगर 6 रहता, तब अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये वाला मतलब ये एक्स स्क्वायर का और ये वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 6 है। 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 आ जाता, ये वाला 1 आ जाता, पर यहाँ पर जो है ना 2 आ जाता, 3 2 6 होता है। समझ रहे हैं? तो इस टाइप से नहीं हो पाएगा। तो क्या जरूरी है, क्या जरूरी है इसके जैसा बनाने के लिए? जरूरी क्या है कि एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है आप समझ गए थे, लेकिन फिर भी बताना तो जरूरी था लेक्चर में। ठीक है, तो दूसरा में देखेंगे तो यही लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर जो बोले हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ए इज इक्वल टू बी, ये समझे है ना? ए इज इक्वल टू बी, अरे यहाँ पर ही देख लीजिए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? बी है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? ए है। तो बनाने के लिए ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, इसके जैसा बनाने के लिए ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है ना, नहीं समझ में आया उसको भूल जाइए, यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कोफिशिएंट। ठीक है, ये दोनों ठीक है, उम्मीद करते हैं इन दोनों बात को समझे होंगे। ये तीसरा वाला जो है ना, मतलब ये तो पहले नंबर पर लिखा गया है, ये वाला अभी हुआ ही नहीं है, पर फिर भी समझना तो यहाँ पे जरूरी है। डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0, डेल्टा जो है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए, सॉरी होना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को आप सुनिए पहले। डेल्टा अगर इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं डेल्टा इज इक्वल टू अगर 0 होगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 जो है ना वो सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। बस आप केवल अपने माइंड को यही बताइए कि है ना, अपने दिमाग में ये जान दीजिए कि डेल्टा जो है ना अगर डेल्टा के इक्वल 0 हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये जो है ना सरल रेखा को, सरल रेखा पिछले चैप्टर, उसको जो है ना रिप्रेजेंट करता है अगर ये 0 हो गया तो। पर हमें किसको रिप्रेजेंट करवाना है, किसको करवाना है? ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, इस इक्वेशन को हमें किस में ब्रीथ को प्रदर्शित करवाना है, सॉरी जो सर्कल है ना उसको रिप्रेजेंट करवाना है। अब सर्कल को रिप्रेजेंट करवाने के लिए पहले 2 कंडीशन आप समझे हैं कि पहला कंडीशन ये कि इसको हटा दीजिए, तब ये ब्रीथ के जैसा दिखेगा। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि यहाँ पर ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, इन दोनों को है ना, यहाँ पर इसका ए है और इसका बी है, इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, तब जाकर ये ब्रीथ के जैसा हो, जो ब्रीथ का इक्वेशन होता है उसके जैसा होगा। तो ये दोनों कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन उसी को अभी समझ रहे हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डेल्टा, सुनिए पहले सुनिए, डेल्टा 0 होता है तो किसको, अभी देखिए ब्रीथ को और सरल रेखा को समझ रहे हैं ना, ब्रीथ को प्रदर्शित करवा रहे हैं यहाँ पर
कि ब्रीथ को प्रदर्शित करवाने मतलब कि ब्रीथ के इक्वेशन के जैसा बना रहे हैं, जो ब्रीथ के इक्वेशन के लिए ज़रूरी है वो सब चीज़ें इसमें कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो ये जो है ना सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, सरल रेखा को, स्ट्रेट लाइन्स को। पर हमें स्ट्रेट लाइन्स को नहीं ना प्रदर्शित करवाना है, हमें यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रीथ को रिप्रेजेंट करवाना है, स्ट्रेट लाइन्स को नहीं, ब्रीथ को करवाना है। तो ब्रीथ को करवाने के लिए यहाँ पर नॉन जीरो कर देंगे, क्योंकि सरल रेखा अगर इस टाइप से रहेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0 रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, अब तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए डेल्टा अगर इक्वल में 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करवाने के लिए, मतलब क्योंकि हमें जो है ना ब्रीथ को रिप्रेजेंट करवाना है, तो क्यों स्ट्रेट लाइन से हमें क्या होगा, ब्रीथ को करवाना है। इसका मतलब क्या है कि इसको नॉन जीरो कर देंगे। जब नॉन जीरो कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन को थोड़ी ना, क्या स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, बस जो बोल रहे हैं बस केवल इस पर ध्यान कि क्या ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को, नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को तब रिप्रेजेंट करता है जब इक्वल रहता है, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू आ गया है ना, नॉन जीरो आ गया, डेल्टा नॉन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना ब्रीथ को रिप्रेजेंट करेगा। बस केवल इतना बात, इतना ही सा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। कि अगर डेल्टा 0 हुआ तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और डेल्टा नॉन जीरो हुआ है ना, नॉन जीरो हुआ तो वो ब्रीथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा नॉन जीरो लिखे हैं, ठीक है। अब हमें पता भी तो होना चाहिए कि डेल्टा है क्या, डेल्टा पता होना चाहिए ना। हाँ, ये पता चल गया कि डेल्टा को जो है ना नॉन जीरो रखना है, पर ये पता ही नहीं है कि डेल्टा है क्या, तो नॉन जीरो किसको करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि डेल्टा जो होता है ना, इसके लिए जहाँ मतलब इसके लिए यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, लगाइएगा अपने नोटबुक में तो समझ में आएगा कि वेयर जो डेल्टा इज इक्वल टू जो होता है ना वो ABC HGF और यहाँ पर भी हो जाता है HGF, और इसका जो प्रसार होता है उसको यहाँ पर लिखा गया है ना, डिटर्मिनेंट के अंदर ये वाला, सारणी के अंदर ये वाला हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू ये वाला होता है, ठीक है, और इसका जो प्रसार आया वो ये वाला लिखा गया। उम्मीद करते हैं जितना भी समझ में आया, ऊपर वाला उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा कि डेल्टा इक्वल जब 0 होता है तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पर हमें बोल रहा है कि ब्रीथ को रिप्रेजेंट करवाना है, तो ब्रीथ को रिप्रेजेंट करवाना है, इसका मतलब है डेल्टा नॉन जीरो कर दीजिए। और डेल्टा नॉन जीरो तो पता चल गया, पर ये पता ही नहीं है कि डेल्टा क्या है। तो डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा के इक्वल में यहाँ पर देखिए, जहाँ डेल्टा के इक्वल में ये वाला डिटर्मिनेंट के अंदर ये वाला, और इसका जो प्रसार है हम लोग इसी का केवल यूज करेंगे, ठीक है। इसका जो एक्सपेंशन है ना, ये प्रसार इसी का केवल यूज करेंगे, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, और इसको नॉन जीरो रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नॉन जीरो रखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखिएगा, बस हम ऐसे बताएं, इसको नॉन जीरो रखेंगे, ठीक है। नॉन जीरो मतलब वही डेल्टा क्या है, डेल्टा ये वाला हो जाएगा ना, एक एक स्टेप के बाद डेल्टा क्या है, डेल्टा ये वाला है। अब इसी को, इसका प्रसार ये वाला है, तो इन सबको क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। तो डेल्टा को नॉन जीरो रखना है, कोई बात नहीं समझ में, उसको छोड़िए। यहाँ पर ये समझे है ना कि डेल्टा ये वाला है, डेल्टा इज इक्वल टू ये वाला है ना, डेल्टा क्या है, तो डेल्टा ये वाला है, और इसका जो प्रसार है वो ये वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं तीनों बात समझ में आया होगा, तीनों जो कंडीशन है वो समझ में आया होगा, ठीक है। ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्रीथ को हमें रिप्रेजेंट करवाना है, ये इक्वेशन आपको दिया गया था। उसी टाइप से एग्जाम्पल में आपको बोला गया कि अल्फा बीटा एंड गामा, इसका वैल्यू आप लाइए, फाइंड करिए अल्फा बीटा और गामा का, आगे पढ़िए, जिसके लिए इक्वेशन यहाँ पढ़िए 2x² प्लस अल्फा XY प्लस यहाँ देखिए बीटा माइनस 3y², यहाँ पर देखिए प्लस 4x प्लस 4y प्लस गामा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको मालूम है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे आपको ये वाला इक्वेशन मालूम था ना, और इस इक्वेशन को क्या बोले थे कि ब्रीथ को प्रदर्शित करवाना है, तो ब्रीथ को सर्कल को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, इसको सर्कल को रिप्रेजेंट करवाने के लिए 3 चीज़ हम यहाँ पर 3 कंडीशन लगाएं, और होना भी चाहिए। आपको एक एक है ना बता रहे हैं कि हाँ कि इसके जैसा करवाना है, इसका मतलब है इसको ख़त्म करना होगा, इसके जैसा अगर करवाना है तो रिप्रेजेंट करवाना है तो जो x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट को 1 होना पड़ेगा, इसके लिए a और b इक्वल होना पड़ेगा, है ना। और जो तीसरा बोलें कि डेल्टा नॉन जीरो, ठीक है, जो इसमें वैल्यू आएगा इसमें से निकाल लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जो आया है ना, बस सीधी बात है कि डेल्टा नॉन जीरो है ना, डेल्टा क्या है, डेल्टा ये वाला है, यही याद रखें, डेल्टा ये वाला है। अब इसमें जो है ना आप वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा वैल्यू, इसी में से, इक्वेशन में जो दिया है ना इसी में से आपको निकालना पड़ेगा ABC। यहाँ पर जो यहाँ पर पूछ रहा है ABC, एंड इसके अलावा यहाँ पर F है, G है, H है, फिर A है, फिर F है, तो मतलब आपको
टोटल 6 का ज़रूरत है ना, 6 चीज़ों का हमें लगता है ना, कि ए, सुनिए, ए बी सी है ना, ए बी सी इसमें से आपको निकालना पड़ेगा। इसके अलावा एफ जी एच इसमें से निकालना पड़ेगा, और जब निकाल लेंगे तो उसको इसमें रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा नॉन जीरो क्यों किए? क्योंकि डेल्टा अगर जीरो रहता तो किसको रिप्रेजेंट करता? सरल रेखा को। डेल्टा नॉन जीरो इसलिए किया गया क्योंकि वो वृत्त, ताकि वो वृत्त को प्रदर्शित करे। हमें वृत्त को रिप्रेजेंट यहाँ पर करवाना है। ठीक है, हाँ, तो अभी एग्जाम्पल देख रहे थे, ये जो एग्जाम्पल था कि इसमें हमें अल्फा बीटा एंड गामा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इक्वेशन हमें ये वाला दिया गया है, ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, आगे बोला है एक वृत्त को प्रदर्शित करता है, बोल दिया है आगे कि ये जो है ना क्या है, एक वृत्त को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है, सुन रहे हैं ना, रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन पर ये तीनों चीज लागू होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अल्फा बीटा एंड गामा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसका नाम बोला है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये वृत्त को प्रदर्शित करता है। बोला है ना, एक वृत्त एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है ये तीनों चीज इस पर हम लोग रखेंगे, जिससे अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू भी आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, और वही तो चाहिए। तो आइए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले डेल्टा नॉन जीरो नहीं रखते हैं। ठीक है, पहले इसको उठाते हैं। किसको उठाए हैं? देखिए यहाँ पर पहले किसको लिखे हैं, पहले जो है ना इसको उठाए हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट। तीनों को करना है ना, तो क्यों चिंता कर रहे हैं? तीनों को करना है तो पहले करने दीजिए ना, 3 नंबर वाला एक्स वाई के कोफिशिएंट जो है ना, मतलब सीधी बात एच इज इक्वल टू जीरो, है ना। अगर आप इसमें भी अगर देखेंगे तो इसको भी अगर इसको जैसा बनाना है, इसको देखिए, इसको जो है ना अगर इसके जैसा आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। अगर इसके जैसा वृत्त को बोल रहा है ना कि वृत्त को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके जैसा आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है ना। इसमें आप देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है आपको, कहाँ है? एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर वाई स्क्वायर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो ये वाला है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना 2 है। तो अभी तो बीटा का वैल्यू आया नहीं है, इसके लिए अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसमें अभी कुछ नहीं हटाना है, मतलब ठीक है। वाई स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। ठीक है, हमें क्या पता चला है कि अगर वृत्त को रिप्रेजेंट करवाना है तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट है दोनों इक्वल होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर भी हमें इक्वल, यहाँ पर आगे अब देखिए क्या हो रहा है। फिलहाल तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 दिख रहा है और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बीटा माइनस 3 दिख रहा है। जब बीटा का वैल्यू आ जाएगा तब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा चीज़ें खोजिए। और एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ पर जो है ना 4x है, यहाँ पर 4y है, और यहाँ पर गामा है 4x 4y। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या दिख रहा है? इसमें 2gx है और 2fy है। ठीक है, और कांस्टेंट है। पर इसमें अगर आप देखेंगे तो 4x है 4y है। सुनिए बात, पहले सुनिए, पहले पूरा सुन लीजिए। 2gx है तो g का वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे, है ना, g का वैल्यू रखेंगे, जैसे उसमें जो है ना g का वैल्यू रखा गया होगा तब जाकर यहाँ पर 4x आया है। g का वैल्यू रखेंगे तब 4। अब सपोज करिए ना, यहाँ पर देखिए g का वैल्यू अगर 2 आएगा तो 2 दूना कितना होता है? 4, यानी कि 4x हो जाएगा। और f का वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो ये भी 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 4y हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस 4y। तो यहाँ पर वही चीज़ तो लिखा गया 4x प्लस 4y। ऐसा हम बस कह रहे हैं कि हाँ इस टाइप से। बाकी आगे बोला है प्लस गामा, और गामा क्या है? कांस्टेंट का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए c है ना, हाँ, तो यहाँ पर गामा भी तो कांस्टेंट का काम कर रहा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहला वाला हम रूल कंडीशन जो है ना, सबसे पहला वाला कि एक्स वाई के कोफिशिएंट जो है ना इज इक्वल टू अल्फा। हम अल्फा कहाँ से लिख दिए? यहीं से उठाए हैं। एक्स वाई के कोफिशिएंट देखिए तो कहाँ दिख रहा है? हाँ, एक चीज़ आपको नहीं बताया, इसको जो है ना हटाना पड़ेगा। जैसे उसमें फालतू था ना, मतलब फालतू नहीं, मतलब ये वृत्त के जैसा बनने में जो है ना, जो सर्कल का जो इक्वेशन है ना उसमें के बनने में ये जो है ना बाधा बन रहा था, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए आपको ऊपर बताया है ना कि यहाँ पर क्या बताए हैं कि इसको हटाए हैं तो h इज इक्वल टू 0 कर दिए हैं, तो इसको हटाए हैं। पर यहाँ पर इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? x को 0 तो कर नहीं सकते, y को 0 कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो और सारे जहाँ जहाँ यहाँ पर x है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए उसको नहीं कर सकते हैं। बचा क्या? अल्फा। अल्फा को करेंगे तो नहीं कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्फा इसमें नहीं है। इसमें भी क्या आपको अल्फा दिख रहा है? नहीं। इसमें क्या अल्फा दिख रहा है? नहीं। इसके अलावा किसी में भी अल्फा आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि अल्फा को आपको 0 करना पड़ेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 लिख दें। हाँ ठीक है, सॉरी अच्छे से नहीं हुआ, सॉरी। अब दूसरा वाला लगाते हैं रूल। दूसरा वाला अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। मतलब एक ब्रीथ को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 यहाँ पर तो दिख रहा है, और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बीटा माइनस 3 है। इन दोनों को, मतलब वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बीटा माइनस 3, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। वही चीज़ तो ऊपर बताया गया है। तो यहाँ पर लिखे हैं केवल कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बीटा माइनस में 3 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू जो है ना 5 आ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 5। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें गामा निकालना है, तो गामा निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी तो 2 ही हुआ है ना, अभी तो 2 निकालने हैं, अभी तीसरा बाकी है। ये तीसरा, ये जो डेल्टा है, डेल्टा अभी नॉन जीरो अभी करना है, तो डेल्टा नॉन जीरो नेक्स्ट पेज में करेंगे। पर उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या आया है, अल्फा इज इक्वल टू 0 आया है, और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी बीटा इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इसको थोड़ा रखकर इसमें कर लेते हैं। अल्फा का तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपसे बस इतना करें कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, बीटा माइनस 3 है। और आपको क्या मालूम है कि अगर ये ब्रीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा। तो जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बीटा माइनस 3 दिख रहा है, पर अभी आपको बीटा का वैल्यू आया है, सॉरी बीटा का वैल्यू आपको मिला है। देखिए तो बीटा का वैल्यू जो है ना 5 मिला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीटा का वैल्यू 5 मिला है ना। हाँ, तो बीटा के प्लेस पर अगर आप 5 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 2 आपको मिलेगा, 2 मिलेगा ना। तो यानी कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। अच्छा, इसका मतलब है ये ब्रीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। समझ रहे हैं बात को। हाँ, एक और बात सुनिए, इसमें आया है कि अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा के प्लेस पर आपको 0 लेना पड़ेगा। तो अल्फा के प्लेस पर अगर आप 0 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो ब्रीथ के जैसे रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में ही ना है। जैसे इसमें एक्स्ट्रा में था तो इसको हटाए हैं, उसी टाइप से उसको भी उसमें से हटा दिए। ठीक है, तो इस टाइप से अल्फा और बीटा आ गया। और अब तीसरा में बोल रहा था कि गामा को बताना है, तो अभी तो तीसरा वाला बाकी है। चलिए इस तीसरा वाला को उठाते हैं, यानी कि सॉरी ये जो गामा, सॉरी क्या बोलते हैं, डेल्टा जो है ना, डेल्टा नॉन जीरो। डेल्टा कितना है, सॉरी देखिए पहले ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा के लिए इसका यूज करेंगे, क्योंकि डेल्टा जो है ना, डेल्टा के इक्वल में ये वाला होता है, और इसका प्रसार ये वाला है, मतलब डेल्टा जो है ना यही है। तो इसको उठाकर ले चलते हैं नेक्स्ट पेज में, और इसको नॉन जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं कि ब्रीथ के लिए डेल्टा नॉन जीरो, ये ब्रीथ के लिए डेल्टा नॉन जीरो, सरल रेखा, सॉरी सही बोला है ना, हाँ स्ट्रेट लाइन्स के लिए डेल्टा जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर नॉन जीरो, नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको वही है, उसके प्रसार यहाँ वहीं सॉरी उसके प्रसार ही यहाँ पर लिखे हैं। जैसे डेल्टा है ना, डेल्टा के प्लेस पर ये वाला हो गया, और डेल्टा को नॉन जीरो करना है यानी कि नॉन जीरो। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू चाहिए वो आपको इक्वेशन से लाना पड़ेगा, पहले ही बोले थे। इक्वेशन अब देखिए, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया था वो ये वाला है, और जो था ना वो सब हट गया, सुन रहे हैं ना, और सब हट गया, जो ये फालतू में था ना, जो एक्स्ट्रा में, उसको हटा दिए हैं। अरे इसका क्या जरूरत है, अब अल्फा एक्स वाई तो खत्म हो गया ना, अल्फा का वैल्यू 0 आया है, 0 लिए हैं, खत्म। अब ये वाला बीटा का वैल्यू जो है ना 5 आया था, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 2y स्क्वायर, और ये कितना है 2x स्क्वायर, इसको खत्म कर दिए। ठीक है, इसके अलावा ये वाला बचा 4x प्लस 4y प्लस गामा। हाँ, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, A B C, इस तीनों का वैल्यू चाहिए, उसके अलावा F चाहिए, G चाहिए, H चाहिए, और ये तो A है, F है, मतलब इसी में से हो जाएगा, तो इसमें से निकालते हैं। ये आपका इक्वेशन है क्वेश्चन का, और इसको किससे हम कंपेयर करते हैं, है ना, किससे, पहले आप उठा कर लाइए, किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सर्कल के जो जनरल इक्वेशन है ना, सॉरी सर्कल का जो जनरल फॉर्म आपको जो बताया गया था, जो इसके पहले वाले पेज के ऊपर लिखे थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY, सॉरी माफ कीजिए, इससे हमें कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस B स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस में C इज इक्वल टू 0 से हमें कंपेयर करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्यों कर रहे हैं, इससे क्यों नहीं, क्योंकि इसमें H नहीं है, और व्यापक पद ये वाला आपको बताया गया, इसीलिए तो यहाँ पर नोट 2 में इसका ना यूज किए हैं, इसको तो बस समझाने के लिए लिए थे। ठीक है, और हमें H G F ये सब चाहिए। एनीवेज ये दूसरा बात है, ठीक है, उसको छोड़ते हैं। हम व्यापक पद में, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ किया है, तो उसको यहाँ पर लिखे हैं, तो इसका हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा गया है, एस, मतलब उसी चीज़ को सीधी बात रख दी है। ठीक है, छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, बस केवल यहाँ पर कंपेयर कीजिए। ए कितना है 2, ए इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए एच कितना है, इसमें एच कितना आपको दिख रहा है 0। अरे है ही नहीं तो क्या करेंगे आप, एच इक्वल टू 0,
इसमें एच आपको दिख रहा है, नहीं है, एच इज इक्वल टू 0। बी ऊपर देखिए 4, सॉरी इसका ये वाला है वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, मतलब बी के प्लेस पर जो है ना 4 है, सॉरी 2 है, 2, बी इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा बोला है अब हमें जी निकालना है। इसमें देखिए ना, इसमें खुद बोला है कि जी चाहिए, एच चाहिए, तो एच निकल गया, जी नहीं है, सॉरी जी अभी मालूम नहीं है, एफ मालूम नहीं है, तो जी निकालने के लिए आपको याद है ना 2g इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट देखिए 4, यानी कि 4, जी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब एफ निकालने के लिए वाई का कोफिशिएंट 4, यानी कि 2f इज इक्वल टू 4, यहाँ से f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और इसमें बोला है लास्ट में कि हमें c भी चाहिए, यानी कि c यानी कि कांस्टेंट इसमें कौन है, कांस्टेंट c से कंपेयर कर लीजिए, c के सामने यहाँ पर लैम्डा दिख रहा है, सॉरी क्या बोलते हैं गामा, यहाँ पर गामा है, ठीक है। अब यहाँ से इसमें वैल्यू रखिए और आंसर लाइए, यहाँ से लैम्डा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो रख देते हैं, देख लीजिए, वैसे ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा, तो आप तो बनाकर बता दिए हैं, तो ठीक है, ऐसे ही हम बना देते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर रख दिए हैं, और जैसा कि आप बोले हैं कि लेमडा नॉट इज इक्वल टू 4, तो ठीक है, अब तीनों का आ गया है, तो चलिए अब तीनों रख देते हैं वहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या आया है, अल्फ़ा 0, बीटा जो है ना 5, गामा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे, ठीक है। अब एक और बात बताते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि केवल हम इसी का यूज करें, ठीक है, कि लेमडा नॉन जीरो कर दे रहे हैं, केवल इसके प्लेस पर हम कुछ और भी कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? बस केवल हमें चेक करना है कि ये ब्रीथ कहाँ है, ये जो है ना ब्रीथ का इक्वेशन है या नहीं, यही बस चेक करना है, ठीक है। तो इन दोनों का तो हम करेंगे ही यूज, इन दोनों का करेंगे, पर इसके प्लेस पर एक और नेक्स्ट अगले वाले पेज में जो क्वेश्चन है उसमें हम बता रहे हैं, मतलब बताएंगे, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि केवल इसी का। इसको हम क्यों लिखे हैं, क्या बोले हैं हम कि डेल्टा जो है ना जब जीरो हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइंस को प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, पर डेल्टा नॉन जीरो हो जाएगा तो ब्रीथ को प्रदर्शित करेगा। तो वही बात है, ये कह रहा है ना कि हम ब्रीथ को प्रदर्शित करवाने के लिए ही हम नॉन जीरो हुए हैं। तो आपको एक बात बताते हैं, ब्रीथ को प्रदर्शित करवाने के लिए क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसका जो है ना कहाँ है, इसका जो है ना सुनिएगा, इसका जो है ना हम सेंटर और क्या बोलते हैं रेडियस निकाल लें। अगर रेडियस और सेंटर दोनों निकल जाएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे। बस ये तीसरा वाला के लिए बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप इसी को करें, कर सकते हैं बिल्कुल करिए, पर इसी को करना हमेशा क्यों करें, सॉरी क्या बोल देते हैं, मतलब ऐसा हम कर सकते हैं कि इसको ना करके हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें मालूम रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया है ना इससे हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, सेंटर और रेडियस पता करेंगे। और सेंटर और रेडियस क्यों नहीं निकाल सकते हैं, जब कोई इक्वेशन है अगर वो ब्रीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेंटर और रेडियस तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना, क्यों नहीं निकाल सकते, सेंटर और रेडियस तो निकाल ही सकते हैं। जैसे इसके लिए आप सेंटर का रेडियस निकाल सकते हैं कि कैसे, जब सेंटर निकालेंगे तो सेंटर के लिए क्या लिखेंगे, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, माइनस में जी कॉमा माइनस में एफ, इन दोनों से आप निकाल लेंगे, पहले जी निकालेंगे फिर एफ निकालेंगे और फिर उसके बाद माइनस में जी माइनस में एफ, यानी कि सी का कोऑर्डिनेट्स आपको आ जाएगा। रेडियस उसके बाद निकालेंगे। एक ब्रीथ ही ना होता है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, एक ब्रीथ ही ना होता है जिसका सेंटर और रेडियस होता है, हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि जब इस इक्वेशन का है ना, एक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ना, अगर इस इक्वेशन से आप सेंटर और रेडियस दोनों निकाल रहे हैं, मतलब निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना एक ब्रीथ है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए ना कि एक सरल रेखा का हम इक्वेशन लेते हैं, सरल रेखा का इक्वेशन उठाएं, सरल रेखा का इक्वेशन, या फिर बस ऐसे सोचिए कि जो आपको सरल रेखा चैप्टर में जो स्ट्रेट लाइंस में आपको बताया गया था, उसका अगर कोई इक्वेशन उठाते हैं और उसके इक्वेशन को उठाकर हम पूछ रहे हैं कि बताइए, ऐसे नहीं समझ पाएंगे, रुक जाइए। जैसे ये क्वेश्चन उस टाइम कराए थे जब स्ट्रेट लाइन चल रहा था, तो इसमें देखेंगे तो x + y - 3 और ये 7x - y + 5 = 0, ये जो है ना आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये आपको पता है ना, हाँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो आपको अगर बोलेंगे कि इसका जो है ना, इससे जो है ना आप रेडियस और सेंटर दोनों निकाल कर बताइए, तो नहीं निकलेगा ना, कैसे आप निकालेंगे, निकाल कर बताइएगा, अगर निकलेगा निकाल कर बताइएगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकले, रीजन क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन का है।
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, अरे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में सेंटर और रेडियस का क्या काम है? ब्रीथ में ना सेंटर और रेडियस का काम होता है, इसमें ना सेंटर यहाँ पर होता है, रेडियस ये वाला हाफ डिस्टेंस होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो इक्वेशन ब्रीथ का होगा उसमें सेंटर और रेडियस होगा। सुनिएगा एक एक बात को ध्यान से, जो इक्वेशन जो है ना ब्रीथ का होगा, ब्रीथ का जो इक्वेशन होगा, जैसे यहाँ पर जो उधर था अभी जो पेज इसमें देख रहे थे, है ना, इसमें ये वाला अगर ब्रीथ का इक्वेशन है, इसका मतलब है कि रेडियस और सेंटर होगा उसमें, उससे निकाल सकते हैं आप। पर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये सब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में क्या काम है सेंटर और रेडियस का? आप पहली बात की निकाल ही नहीं पाएंगे, और दूसरी बात आप ये समझिए, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में आप रेडियस और सेंटर किस लिए निकालेंगे और कहाँ आपको मिलेगा? समझ गए? ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला निकाल लिए, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो हाँ अभी अभी क्या बोल रहे थे कि हाँ ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा नॉन जीरो के प्लेस पर हम ये चाहें तो, मतलब जैसे ये दोनों तो निकालना ही है, ये दोनों बहुत ज़रूरी है, ये दोनों नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा? अगर एक्स और वाई है ना, जो ये फालतू में था ना, ये एक्स्ट्रा में था ना, इसको नहीं हटाएंगे तो ये तो ब्रीथ को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। ब्रीथ कैसे आप कर पाएंगे? तो इसको तो हटाना जरूरी है जो एक्स्ट्रा में है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप हर जितने भी इस टाइप के एग्जाम्पल है उसमें आपको एक्स वाई के कोफिशिएंट जो है ना, मतलब है कि जो फालतू में रहेगा उसमें आपको देखकर, जैसे जो भी रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन नीचे जो एग्जाम्पल जो था उसमें अल्फा इज इक्वल टू 0 लिए हैं, यहाँ पे एस इज इक्वल टू 0 लिया गया। ठीक है, ये जरूरी है, ये भी जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो वाई का भी कोफिशिएंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्रीथ को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। हाँ, जब ये दोनों हो जाएगा तब तीसरा नंबर के लिए, जैसे तीसरा नंबर के लिए हम इसका यूज कर रहे थे कि डेल्टा नॉन जीरो, अगर ये किस लिए कर रहे थे कि डेल्टा नॉन जीरो होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो ब्रीथ को प्रदर्शित करेगा, डेल्टा नॉन जीरो। और डेल्टा इज इक्वल टू 0 वो स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो लास्ट में जो इसका काम कर रहा है ना, कि इसको ये भी तो रिप्रेजेंट करने का काम ही कर रहा है कि वो ब्रीथ है या नहीं, ब्रीथ का इक्वेशन है या नहीं। पर ब्रीथ के इक्वेशन है या नहीं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप, जैसे कि मतलब जो ये आप कर रहे हैं इसके प्लेस पर आप ऐसा कर सकते हैं, इसके प्लेस पर ये ना निकाल कर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, उसका सेंटर और रेडियस निकालिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको देखिए। यदि इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर, मतलब ये दिया हुआ है, सीधी बात, ठीक इक्वेशन है, बोला है कि ब्रीथ को ये प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, हो तो ए एंड बी के हमें मान बताना है। इसके पहले वाले में अल्फा बीटा गामा का बताना था, यहाँ पर ए और बी का पूछा है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है कि ये प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है ना, रिप्रेजेंट करता है। तो पहले निकालते हैं। वैसे सबसे पहली बात कि एक्स वाई का कोफिशिएंट, यानी एक्स वाई का कोफिशिएंट उठाकर देखिए तो एक्स वाई का कोफिशिएंट b-3, और b-3 को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इसका यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। b-3 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू जो है ना 3 आ गया। समझ में आया ना? हाँ ठीक है। अब 2 नंबर काम करते हैं। 2 नंबर काम क्या है कि एक्स, यही ना था, हाँ, एक्स के कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट 3 दिख रहा है और एक्स का कोफिशिएंट ए दिख रहा है, तो ए कितना होगा पहले चलिए निकालते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, ए, मतलब उसमें था ना ए, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 3, मतलब उसमें था। तो इस टाइप से ए इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हैं, मतलब वो दोनों आ गया ना, ए और बी आ गया। जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो तो आ ही गया। जो क्वेश्चन में पूछ रहा था ए और बी का वैल्यू आपको बताना है, वो तो आ ही गया ना, ए और बी, हाँ वो आ गया। पर फिर भी तीसरा नंबर हम काम करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो है ना, हमें लेमडा का वैल्यू लाना था, तो हम तीसरा का यूज किया। तीसरा मतलब ये कि लेमडा नॉन जीरो किए हैं तब जाकर लेमडा का डेल्टा नॉन जीरो किए हैं तब जाकर हमें गामा जो है ना, गामा का वैल्यू आया है। जब हम डेल्टा नॉन जीरो किए हैं तो इसमें करना जरूरी था क्या? उसमें भी करना जरूरी है। इसमें तो क्वेश्चन में खुद ही बोला था कि गामा का भी बताना है। इसके पहले वाले पेज में अल्फा, सुन रहे हैं ना, अल्फा और बीटा दोनों का आ गया था, हाँ गामा का इसमें बताना था, तब तीसरा का यूज किए हैं। पर इस क्वेश्चन में तो केवल ए और बी बोला है, तो ए और बी तो आ ही गया। पहले वाले जो 2 कंडीशन था उससे ए और बी तो आ ही गया।
ए यहाँ पर 3 आया है और बी इज इक्वल टू वहाँ पर 3 आया है। देखिए बी इज इक्वल टू 3 आया है। हाँ, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू। बताइए तो। हाँ, पर फिर भी यहाँ पर तीसरा नंबर वाला निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये जो ए और बी आया है ना, इसको जब इसमें आप पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू 3 आया है, इसमें आप रखिए ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 3 रखेंगे ना, तो आपका इक्वेशन चलिए किस रूप में आएगा वो हम बताते हैं। तो जब आप रखेंगे तो आपका इक्वेशन जो है ना इस रूप में आ जाएगा, 3x² प्लस 3y² प्लस 18x प्लस 6y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। अभी उस पर नहीं देखिए, अब पेज जाएगा तो अब देख लीजिएगा। पहले आप सुनिए कि हाँ उसमें रखे हैं तो ये वाला इक्वेशन आया है। हाँ ठीक है, ये वाला इक्वेशन आया है, तो ये वाला इक्वेशन आया है तो फिर हमारा तो क्वेश्चन बोल रहा था ए और बी हमें पता करके बता दीजिए, ए और बी आ गया तो फिर तीसरा नंबर का यूज क्यों कर रहे हैं? ये जो डेल्टा नॉन जीरो हम क्यों कर रहे हैं? तीसरा नंबर का यूज करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसे कहें कि पिछले वाले क्वेश्चन से अगर रिलेट करें तो ऐसा जरूरत ही नहीं है कि तीसरा वाला का हम यूज करें, क्योंकि ए और बी पूछ रहा था, ए और बी तो आ गया। पर फिर भी यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं ये वाला? तो सुनिए, जो ए और बी आया है, ए और बी आया है ना, ए का वैल्यू यहाँ पर, बी का वैल्यू इसके पहले वाले पेज में। तो आपको क्या बोले हैं? ए और बी का वैल्यू जो क्वेश्चन में, सुनिए और इमेजिन करिए, क्वेश्चन में जो आया है ना, ये क्वेश्चन का ही ना है, क्वेश्चन का इक्वेशन है ना, इसमें ए और बी रखिए और रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा इक्वेशन मिलेगा चलिए बताते हैं। जब रखेंगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। आप चेक करिएगा, पहले तो अभी सुन लीजिए, ये वाला जो है ना रखेंगे आप ए और बी का वैल्यू तो ये वाला आपको मिलेगा। अब आपको ये चेक करना है, ये तो ठीक है, हाँ ये वाला है। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो है ना ये ब्रीथ का इक्वेशन है या नहीं, ब्रीथ के इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। ठीक है, जो ए और बी निकाले हैं ना, ये जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया गया था ना, इसमें एक्स्ट्रा में जो था उसको हटा दिया गया पहले वाले रूल से और दूसरे वाले रूल से, मतलब एक्स वाई के गुणांक और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट। दो काम तो यही ना हुआ है। जब इन दोनों काम को किए हैं तब हमें ए और बी का वैल्यू आ गया है। जब इसमें ए और बी का वैल्यू रखेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा। जैसे इक्वेशन आपको जब ये शुरू हुआ था ना, शुरू नहीं, लेक्चर 2 में जैसा इक्वेशन आपको मिला था उस टाइप से इक्वेशन आया है। सीधी बात, ए और बी का वैल्यू इसमें रखिए। ए और बी का वैल्यू जब आप इसमें रख देंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो इस रूप में आया। फिर भी यहाँ पर अभी भी ये डाउट है कि ये जो है ना क्या बोलते हैं, ये ब्रीथ के इक्वेशन है या नहीं। तो ब्रीथ के इक्वेशन के लिए आपको क्या कहे हैं कि पहले वाले में तो ठीक है, पहले वाले में डेल्टा नॉन जीरो कर दिए हैं, वैसे पता चल गया है। पर यहाँ पर दोनों मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों आपको जानना जरूरी है कि मेथड 1, ठीक है, पहले बात सुन लीजिए, पहले आप ए और बी बोला है ना उसको निकाले हैं, निकालने के बाद जो इक्वेशन आया है वो ये वाला आया है। अब इस इक्वेशन को देखकर आपको बताना है कि बताइए क्या ये ब्रीथ के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप इसके रेडियस और सेंटर निकालिए। ये दूसरा मेथड जो कि बोले थे वहाँ पर कि पहले वाले मेथड का या तो जो ये क्या बोलते हैं, ये जो डेल्टा है इसको नॉन जीरो कर दीजिए। डेल्टा नॉन जीरो करेंगे तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा, डेल्टा नॉन जीरो करेंगे तो। और मेथड 2 में, मेथड 2 हमें लगता है इजी हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा ये से निकालेंगे तो, है ना। इसको छोड़ दीजिएगा, इस टाइप से निकालेगा, वैसे यहाँ पर उसी टाइप से निकाले हैं, बहुत इजी रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि हाँ इस टाइप से नहीं, आपको एग्जांपल दिया गया था लेक्चर 2 में कि इस टाइप से एक क्वेश्चन है, इक्वेशन है और इसमें से ये एक ब्रीथ का इक्वेशन है जो कि इससे जो है ना आपको रेडियस और त्रिज्या निकालना है, रेडियस और सेंटर आपको निकालना है। तो रेडियस और सेंटर आप नहीं निकाले थे, जो बोल रहे हैं ना उसको थोड़ा सुनिए। इस टाइप से एग्जांपल दिया गया था आपको और ये बोला गया था कि इससे आप रेडियस और सेंटर निकाल कर बताइए, तो निकाले थे। हाँ, तो उसी टाइप से बोल रहे हैं कि जो ये इक्वेशन आया है ना ये ब्रीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। इसके लिए आप चेक करिए कि इसका रेडियस और क्या बोलते हैं सेंटर मिल रहा है कि नहीं आपको। तो उसके लिए चेक किया गया मेथड 2 के अनुसार, नहीं तो आप इसका भी यूज कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है तीसरा वाला का आप यूज करें, तीसरा वाला यूज करने को, तीसरा वाला का यूज करना यहाँ पर जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है इक्वेशन तो मिल गया पर इक्वेशन का पता नहीं कि ये है या नहीं, ब्रीथ का इक्वेशन है या नहीं, ये पता नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आप सेंटर एंड रेडियस इसका निकालें। अगर इसका सेंटर और रेडियस निकल जाएगा तो सेंटर और रेडियस किसका होता है? ब्रीथ का ही ना सेंटर और रेडियस होता है, या फिर स्ट्रेट लाइन्स में सेंटर और रेडियस होता है। बोले भी थे कि इसमें सेंटर और रेडियस का क्या काम है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें सेंटर और रेडियस का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकल जाएगा, है ना, तो बोल देंगे कि ये जो है ना एक ब्रीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और बाकी आप डेल्टा नॉन जीरो से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या सब देखेंगे। पहले जो है ना इससे जो है ना सॉरी इसको जो है ना क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म के जैसा बनाए हैं, ब्रीथ के जनरल फॉर्म के जैसा। तो उसके लिए डिवाइड किया गया है 3 से डिवाइड किया गया एक्स स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 6 जा होता है 18 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 2 जा होता है 6 यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 होता है, यहाँ देखिए 1, ठीक है, हो गया ना। हाँ, इसके बाद अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, एक्स जो जनरल फॉर्म है ना उसी से। जनरल फॉर्म ब्रीथ का जो जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात सॉरी एक चीज़ याद है आपको, पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें इससे कंपेयर नहीं किए थे, क्यों, क्योंकि उसमें जो है ना नॉन जीरो का काम किए थे, है ना, उसमें डेल्टा नॉन जीरो किए थे। डेल्टा नॉन जीरो किए थे तो व्यापक जो पद जो था ना वो 2 नंबर वाला, नॉट 2, आपको 2 नॉट बताया गया ना, एक नॉट 1 बताया गया और एक नॉट 2, छोड़िए इसको, यहाँ पर देख लीजिए, इसका यहाँ पर किए थे पहले वाले क्वेश्चन जो था, ठीक है, क्योंकि इसमें डेल्टा नॉन जीरो किए थे। और डेल्टा नॉन जीरो के लिए क्या आपको बताया गया, डेल्टा नॉन जीरो के लिए आपको ये वाला बताया गया था, ठीक है, कि इससे आप पता करेंगे, क्योंकि इसमें एच है ना, जी है ना, एफ, इससे आप निकाल सकते हैं, और इसी में तो ये सब आप सीखे हैं ना, ठीक है। तो डेल्टा नॉन जीरो करना है तो इसका यूज करिएगा। क्वेश्चन आ रहा है तो बताइएगा कि इसमें क्या आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो रखिएगा कि क्या इसमें क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर आप रेडियस निकालना चाहते हैं, रेडियस और सेंटर निकालना चाहते हैं, तो आप ब्रीथ के इक्वेशन जो जनरल वाला है उससे कंपेयर कर दीजिए। तो उससे कंपेयर किए हैं तो पूरा नहीं देखिए, छोड़ दीजिए, यहाँ पर बस केवल ये देखिए कि सेंटर और रेडियस आया कि नहीं। सेंटर यहाँ पर आया है -3 -1, और रेडियस जो है ना वो √11 आया है, ठीक है। ये √11 आया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इमेजनरी में चला गया, नहीं, पॉजिटिव में है 11, माइनस में 11 थोड़ी ना, 11 है ओनली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जब ये दोनों आपको पता चल गया, अब आप बताइए ना कि आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम चल गया और रेडियस मालूम चल गया, तो जब आपको ये दोनों पता रहेगा, जब आपको ये दोनों पता है, सुनिए, जब आपको ये दोनों पता है, हम कह रहे बताया भी थे कि हाँ सेंटर और रेडियस अगर आपको मालूम है तो आप किसी भी वृत्त का इक्वेशन निकाल सकते हैं, किसी भी वृत्त का इक्वेशन। तो यहाँ इसी का निकाल रहे हैं, इसी का निकाल रहे हैं। जैसे सेंटर जो है ना -3 -1 है इसका कोऑर्डिनेट्स, और रेडियस कितना है √11 है, तो इससे आप निकाल लीजिए। और पूरा नहीं देखिए, इससे जब निकाले हैं तो x + 3 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 आया है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, सुनिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ना तो आपको इस रूप में मिल जाएगा, ये वाला है, यही ना, इसी को ना चेक कर रहे थे कि ये जो है ना ब्रीथ का इक्वेशन है या नहीं। ब्रीथ के इक्वेशन के लिए इसका सेंटर और रेडियस चेक किए, जब सेंटर और रेडियस चेक किए तो दोनों निकल गया, सेंटर ये वाला आया और रेडियस जो है ना ये वाला आया। हम यहाँ से भी बोल सकते थे कि क्योंकि ये दोनों आ गया, अगर ये स्ट्रेट लाइन का होता तो आपको नहीं मिलता, स्ट्रेट लाइन में आपको सेंटर कहाँ मिलता, अभी तो बताए थे कुछ देर पहले कि स्ट्रेट लाइन में सेंटर कैसे आपको मिलता, नहीं मिलता, और रेडियस भी नहीं मिलता, क्योंकि जो ब्रीथ का इक्वेशन है उसी में आपको सेंटर और रेडियस मिलेगा। स्ट्रेट लाइन में क्या काम है सेंटर और रेडियस का, ठीक है। तो यहां से भी आप बोल सकते थे, पर इसको निकाल दिए। अतः सर्कल का इक्वेशन, जब आपको सेंटर और रेडियस मालूम है तो सर्कल का इक्वेशन ये वाला आया है, और इसको अगर आप इसका एक एक्सपेंशन अगर निकालते हैं, इसका अगर प्रसार करते हैं, तो अगर प्रसार करेंगे तो किसके रूप में आएगा, किसके रूप के जैसा आएगा, इसी का ना आएगा, हाँ इसी का ना चेक कर रहे थे, इसी का ना आएगा, हाँ ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, बताइएगा, पेज देखिएगा एक बार फिर बताइएगा। दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर ये वाला निकालना चाहते हैं तो ये वाला निकाल लीजिए। बस हम नहीं कह रहे हैं कि आप ये वाला निकालिए, जब सेंटर और रेडियस केवल हम कह रहे हैं कि आप सेंटर और रेडियस चेक करिए। यहाँ पर सेंटर आया है ना और रेडियस आ गया, तो सेंटर और रेडियस केवल चेक करिए कि आ रहा है या नहीं। अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है ना ब्रीथ के इक्वेशन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया था पहले वाले से, ठीक है। अब यहाँ पर मेथड 1 का भी या मेथड 2 का किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, ठीक, बताइएगा अपने डाउट। थैंक यू।